हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025। तो सेट 3 है। तो जिन बच्चों का भी ये कोड है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन करेंगे अभी हम। कमेंट कीजिए कैसा गया एग्ज़ाम। तो सेट 3 34 कोड जिनका भी है, सेट 1 2 3 चल जाएगा बट 34 कोड होगा तो आपके आंसर्स मैच कर जाएंगे। आई होप अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। कमेंट कीजिए। तो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये, बोर्ड एग्ज़ाम सीबीएसई 2025 का। तो कैसा था, इजी था, हार्ड था, कमेंट कीजिए। एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें 30 मीटर लॉन्ग रोप है जो स्ट्रेच है, एक मतलब स्ट्रेच की गई है रोप, और कहाँ से टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल से टाइड है और कहाँ तक है, ग्राउंड तक है। अब रोप जो है ग्राउंड के साथ 60 का एंगल बना रही, हाइट ऑफ द पोल निकालनी थी। इजी सा क्वेश्चन था ये, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से। ये तो सबको आ ही गया होगा, है ना। तो देखिए इसमें रोप तो ऐसे बंधी होगी ना, ये पोल है, पोल की हाइट को एच निकालना था आपको, और रोप ऐसे होगी, ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसमें एंगल यहाँ है तो ये बेस होगा, है ना, जहाँ एंगल होता है वो बेस होता है। ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब आपको क्योंकि हाइट निकालनी है और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, रोप तो स्लैंट होती है ना, तो आपको बेस तो बेस तो ये होगा जहाँ एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपको ये निकालना है और ये दिया हुआ है, तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो लेना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, पी बाई एच, है ना, साइन थीटा होता है। तो एच बाई 30 यानी साइन थीटा, थीटा कितना है 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अब एच निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, एच इंटू 2। अब ये 2 जो आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा, 30√3 क्रॉस मल्टीप्लाई में 30√3, और 2 जो मल्टीप्लाई में आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। 2 से कट गया ये, तो 15√3 किस किस का आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। कमेंट कीजिए मुझे किस किस का आंसर ऑप्शन डी आया है, तो वो बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन 15√3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखो। ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जिसकी रेडियस है वो निकाले गए हैं वुड से, मैक्सिमम कितने डिप्रेशन निकाले जा सकते हैं। तो देखो टॉप फेस में से निकाले गए ना, टॉप फेस का मतलब साइड आपको क्यूब की 7 दी है, तो हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशंस कटे होंगे रेडियस, अब वो तो रेडियस दी हुई है आपको, डिप्रेशंस तो फेस के अलॉन्ग कैसे कटे होंगे, डायमीटर के साथ कटे होंगे ना। तो आपको पहले इसका डायमीटर निकालना था। डायमीटर क्या है, 2 इंटू रेडियस, तो डिप्रेशन की रेडियस 0.35 दी थी तो ये 0.7 आ गया डायमीटर। देखो ये क्यूब का ऊपर वाला फेस है, तो ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस कुछ इस तरीके से कटे होंगे, तो ये डायमीटर ले रहे होंगे ना ऐसे करके, तो इसलिए 0.7 आएगा इनका डायमीटर। और नंबर ऑफ डिप्रेशन एक साइड के लॉन्ग अगर मैं निकालूं तो कितने कट जाएंगे, टोटल जो क्यूब की साइड है और अपॉन में जो डिप्रेशन का डायमीटर है ना। तो ये साइड 7 है और 0.7 डायमीटर, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो 7 से 7 कटेगा, 10 ऊपर आ गया ना, तो 7 से 7 कट गया, 10 बचा। और फिर आपको टोटल डिप्रेशंस निकालने हैं, तो 10 तो एक साइड से आया तो इधर से भी तो निकलेगा, इधर से भी तो कटेंगे, है ना, इधर से भी कटेंगे। तो 10 का स्क्वायर, साइड इंटू साइड स्क्वायर, जो स्क्वायर इसका फेस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का तरीके से 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा इसका। तो कितने डिप्रेशंस कटेंगे, 100 डिप्रेशंस कटेंगे। तो किस किस ने 100 लिखा है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन 100 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है अगर मीडियन कैलकुलेट करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय, अच्छा मीडियन निकालने के लिए ना, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हो, देखो एफ, यहाँ एफ दिया होता है, यहाँ सी एफ दिया होता है ना। तो मान लो यहाँ वाली एफ पे आपका मीडियन क्लास आ रही है, ठीक है। अगर इस वाली एफ पे मीडियन क्लास आ रही है तो आप ये वाली सी एफ थोड़ी ना लेते हो, आप इससे ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हो। तो यानी कि आप ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, जब ये प्रीसीडिंग वाली आप प्लस करते हो, है ना, प्रीसीडिंग वाली, तो प्रीसीडिंग वाली प्लस करके आपको ये सी एफ मिलती है। तो यहाँ पे
ये होना चाहिए क्लासेस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास होती है उनको टोटल करके आती है ना। ये मीडियन क्लास ये वाली है, तो इसके ऊपर वाले के टोटल करके ही तो ये वाली CF आती है ना। तो क्लास जो मीडियन क्लास के सामने वाली, ये मीडियन क्लास है ना। तो मीडियन क्लास के सामने वाली ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस हम तो CF इससे ऊपर वाली लेते हैं ना, तो ये ऊपर वाली कौन सी, मतलब प्रीसीडिंग वाली, इससे पीछे वाली। तो इसका आंसर प्रीसीडिंग होना चाहिए, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, प्रीसीडिंग। क्वेश्चन 3 का आंसर सी ऑप्शन आएगा, क्लासेस प्रीसीडिंग। तो सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने टिक किया है उनका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉड एंड मीडियन आपको गिवन है 13 एंड 11। देखो मॉड पहले है तो 13 दिया है और मीडियन बाद में तो 11 दिए। मॉड 13 है, मीडियन 11 है और आपको मीन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने इतनी बार सिखा रखा है। इसको करने का तरीका है, फॉर्मूला लगा दो, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। मॉड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में। अब मीडियन आपको दे रखी है 11, मीन आपको मालूम नहीं है तो इसको 2 इंटू एक्स मान लो इसको, एंड ये आपको मॉड 13 गिवन है। अब x के लिए सॉल्व करो इक्वेशन को, तो ये 2x हो गया, ये 13 इंटू 11 पहले मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 11 33, फिर ये x निकालना है तो ये वाला टर्म तो यहीं रखो, ये 33 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस, साइन नंबर बढ़ेगा तो बड़े नंबर का माइनस का साइन लगेगा, फिर माइनस से माइनस कट गया, x निकालना है तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में x के साथ वो डिवाइड में आ गया है ना 20 के, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी मीन आपका 10 आएगा, ऑप्शन सी। किस किस का आंसर 10 आया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनको माइनस करके 20 आएगा ना, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है, बिल्कुल ठीक है उनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक सर्कल छोटा है एक सर्कल बड़ा है, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि इनके ये सेंटर सेम है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो जो जो बड़े वाले की कॉर्ड है ना, ये बड़े वाले की जो कॉर्ड है वो छोटे वाले का टेंजेंट होता है, ये पढ़ा होगा आपने, है ना। ये कॉर्ड जो है ये टेंजेंट है छोटे वाले की, बाकी बड़े वाले का डायमीटर AC दिया हुआ है, तो AC डायमीटर है लार्जर सर्कल का, और AB टेंजेंट है छोटे सर्कल की, क्योंकि AB कॉर्ड तो बड़े सर्कल की है बट टेंजेंट छोटे सर्कल की है। तो ODR है आपको, और आपको BC निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का कुछ इस तरीके से था कि आपको दिख रहा है ना कि ये डायमीटर है ना AC, तो ये डायमीटर पे कोई भी एंगल बनता है अगर सर्कल पे बनेगा, तो AC डायमीटर पे एंगल सर्कल पे कौन सा बन रहा है, एंगल B बन रहा है, तो ABC 90 है, क्योंकि AC डायमीटर पे जो भी एंगल सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे बनता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये जो BC है वो AB पर परपेंडिकुलर, यानी ये 90 बना रही है, तो यानी BC AB पर परपेंडिकुलर है ना, या फिर आप कह सकते हो ABC 90 है। सेम ऐसी ये देखो, जो रेडियस है ये कॉर्ड के में आ रही है, और कॉर्ड को एक टेंजेंट पे आ रही है। रेडियस जब भी टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आती है तो परपेंडिकुलर होती है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रही है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो है ना AD जो है, AB का D जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस आ रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगी, यानी OD आपका AB पर परपेंडिकुलर है। तो देखो ये एंगल भी 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल की बात करूँ तो ये वाला एंगल 90, ये भी 90, और एंगल एक कॉमन भी है दोनों में, तो एंगल से ये जो छोटा सर्कल है ADO बड़े ABC के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अगर मैंने इसको ADO लिखा है ADO, तो इसको ABC लिखूंगी है ना, ADO, क्योंकि एंगल D एंगल B के बराबर है ना, तो ADO ABC, तो ये वाला सर्कल ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे A से। समझ आ गया, क्योंकि ये 90 ये भी 90 और ये कॉमन एंगल है ना, ये A से ये छोटा वाला बड़े के क्या हो गया, सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम आप सबको आती होगी कि सिमिलर ट्राइंगल में अगर मेरे को पैरेलल लाइन का यूज़ करना है, ये पैरेलल लाइन है ना, इसके अंदर वाली लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं, तो जब इनको यूज़ करना हो तो हम सिमिलर ट्राइंगल में ये छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल के जब सिमिलर कर देते हैं तो छोटी साइड AD अपॉन में बड़ी साइड AB, तो AD अपॉन AB छोटी अपॉन बड़ी, छोटा ट्राइंगल की साइड फिर बड़े ट्राइंगल की साइड, और ये अंदर वाली साइड ले लो OD अपॉन BC के इक्वल हो जाएगी, ये साइड साइड सिमिलैरिटी से ये इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब मेरे को OD तो रेडियस दी हुई है, BC हमें निकालनी है, और AD बाई AB को हम क्या कर सकते हैं, देखो AD आपने कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कोई भी सर्कल पे जो कॉर्ड होती है अगर ये परपेंडिकुलर है
ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है ना, तो ये परपेंडिकुलर ही तो आ रही है, तो ये इसको बाइसेक्ट भी करती है, ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है। तो कॉर्ड बाइसेक्ट करती है रेडियस अगर परपेंडिकुलर है, तो यानी AD और AD और BD बराबर है, AD और BD बराबर है, और कह सकते हो पूरी AB के ये दोनों क्या है, हाफ है ना। या आप कह सकते हो AB जो है AD का डबल है ना, AB जो है AD का डबल है, तो AB की जगह मैंने डबल AD लिख दिया, AD से AD कट गया तो ऊपर हाफ आ जाएगा ये। तो R निकालना है, तो सॉरी R तो दिया हुआ है, R ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2R एंड इक्वल टू BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC और ये 2R, तो BC आपका 2 रेडियस आ जाएगा। ऑप्शन सी किस किस बच्चे का आया है, तो उनका ठीक है बिल्कुल, तो BC आपका RR, ऑप्शन सी इसका आंसर है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पैरेललोग्राम जिसकी एक साइड दी हुई है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपने 10th चैप्टर में भी पढ़ा होगा। जो भी पैरेललोग्राम, अगर सर्कल के बाहर कोई पैरेललोग्राम बनता है ना उसको सर्कमस्क्राइब करके, तो वो एक्चुअल में एक रोम्बस होता है ना, वो क्या होता है, एक रोम्बस। अगर पैरेललोग्राम है तो वो एक रोम्बस होता है, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस तो सबको पता है 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो साइड एक दे रखी थी 5, तो 4 इंटू साइड कर दिया, 20 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने टिक किया है, बिल्कुल ठीक है, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, E एंड F आर पॉइंट है ऑन साइड AB एंड AC, और बोला है कि AE अपॉन EB, AE अपॉन FC, AF अपॉन FC हाफ है। आपको बोला कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे मेरे को एक ट्राइंगल गिवन था ABC, और मुझे बोला था कि E और F पॉइंट है AB और AC पर, ये EF को मैंने इससे जोड़ दिया। अब मेरे को रेशो क्या दिया, AE अपॉन EB, छोटा अपॉन छोटा, और इसका भी छोटा अपॉन छोटा है ना, ये हाफ दिया है। अब मेरे को पता है जब ये रेशो इसके और ये रेशो इसके हो तो हम कन्वर्स ऑफ BBT लगाते हैं, इससे क्या होता है ये लाइन पैरेलल हो जाती है ना। जब रेशियो बराबर हो तो पैरेलल लाइन हो जाती है BBT का कन्वर्स लगा के। अब ये पैरेलल हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया, और ये कॉमन भी है एक तरह से। तो एंगल से ये छोटा ट्राइंगल AEF ABC बड़े वाले के कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो जाएगा। तो जब भी आपकी लाइन पैरेलल हो तो BBT भी लगती है और सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम भी लग सकती है, क्योंकि हमें अंदर वाली साइड निकालनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में EF और BC का यूज़ किया है। तो जब भी अंदर ये पैरेलल लाइन का यूज़ करना हो तो हम सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हमने ये इसको यूज़ करना है, क्योंकि तो हमने ये सिमिलर किया क्योंकि लाइन पैरेलल हो चुकी है। अब हमें पता है कि ये अपॉन ये निकालना है, अगर EF अपॉन BC, तो ये अपॉन बड़ा लेना पड़ेगा है ना। जब अंदर पैरेलल लाइन का यूज़ करना हो बताया था आपको, तो छोटा अपॉन छोटा मत लेना, छोटा अपॉन बड़ा साइड लेना, क्योंकि छोटी ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। तो इसकी छोटी साइड AE और बड़े की AB, इसकी AE तो इसकी AB होगी ना, और ये इसकी EF कॉरस्पॉन्डिंग तो इसकी BC आएगी है ना। तो ये निकालना है। अब AE अपॉन EB तो ऑलरेडी दे रखा है ना, कितना है, हाफ है, तो इसकी जगह हमने हाफ रख दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EF डबल और BC 1 आ जाएगा। तो BC डबल है EF का, तो BC EF का डबल कहाँ पे है, BC EF का डबल, B ऑप्शन आपका ठीक है। तो ऑप्शन B इसका आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन B पे आया है कमेंट करना सब, ठीक है। अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी कर दो, ताकि आपको सारे कोड के सोल्यूशन मिल जाए एंड इसका भी कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाए। तो जल्दी जल्दी लाइक कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कुछ भी हो, मैं मान रही हूँ डिग्री n है, ठीक है, कोई भी डिग्री हो, डिग्री n है, ठीक है, तो उसके n जीरो नहीं होते, उसके एटमोस्ट n जीरो होते हैं। एटमोस्ट का मतलब समझिए कि उसके n तो है ही, उससे बैक वाले, जैसे मान लो मैं मान रही हूँ डिग्री 2 है, डिग्री 2 में सिर्फ 2 मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, बट उसके जीरो 2 भी होंगे, 1 भी होंगे और 0 0 भी होंगे। यानी कि अगर डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके जीरो सिर्फ 2 नहीं होते, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी। यानी आप जब बैक में जाते हो तो 2 1 0 ये एटमोस्ट होता है। तो यानी अगर डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n है, तो अगर डिग्री 3 है तो एटमोस्ट 3 जीरो होंगे उसके, है ना। जितनी डिग्री उतने एटमोस्ट होते हैं, एटमोस्ट का मतलब उतने है ही, उससे कम भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो जब ज़्यादा से कम पे जाते हैं तो एटमोस्ट होता है। तो अगर डिग्री n है तो एटमोस्ट n, तो डिग्री 3 है तो एटमोस्ट 3, डिग्री 2 है तो एटमोस्ट 2, ठीक है। तो समझ आ गया ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर क्यूबिक है यानी डिग्री 3 है तो उसके एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, यानी 3 भी होंगे, 2 भी होंगे, 1 भी होंगे, क्या पता 0। तो मैक्सिमम उसके 3 होंगे, मिनिमम 0 भी होंगे। तो D ऑप्शन इसका आंसर है।
ऑप्शन डी क्वेश्चन 8 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेटर ए टू एफ है मैंशनड ऑन 6 फेसेस ऑफ डाई। लेटर ए से एफ हमने डाई के 6 फेसेस पे लगा दिए। अब इन्होंने बोला ईच फेस में डिफरेंट लेटर है, यानी 6 फेस है तो, और ए से एफ में भी 6 लेटर ही होते हैं ना, तो डिफरेंट लेटर है हर फेस पे। 2 डाइस हमने थ्रो किया, ये डबल डाइस का क्वेश्चन था। द प्रोबेबिलिटी दैट वॉवल टर्न अपॉन बोथ द साइड, ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालो वॉवल दोनों डाइस पे आ जाए। तो यहाँ पे देखो वॉवल ए बी सी डी ई एफ 6 है, और उसमें फेस भी 6 ही होते हैं, है ना, क्यूब में, तो ये भी 6 ही है। अब लेकिन डबल है तो डबल डाइस में पहले हम सिंगल डाइस पे देख लेते हैं। सिंगल डाइस पे कितने वॉवल कितने हैं, सिर्फ ए और ई है ना, तो सिंगल डाइस पे कहूँ तो 2/6 आएगा, है ना। ऐसी दूसरी डाई है जो फर्स्ट डाई है उसमें तो आपका 2/6 आया, और अदर डाई है जो दूसरी डाई है उसमें भी 2/6 आएगा। अब क्योंकि ये दोनों ए और ई दोनों अलग अलग है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके, ये इंडिपेंडेंट तरीके से हो सकता था बट आपको इंडिपेंडेंट अभी नहीं आता होगा, तो ये 1/9। आप सीधा समझो कि ए और ई है तो ए पहली डाइस में 2 बार तरीके से आएगा, दूसरी में भी 2 तरीके से आएगा, तो 4 और टोटल कितने हैं 36, तो ये 4 से कट गया, 1/9 आएगा इसका आंसर। 1/9 ऑप्शन कौन सा है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन सी किस किस बच्चे ने टिक किया, बिल्कुल ठीक है उनका क्वेश्चन 9। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इतनी बार कराया हुआ था, एक्स आपको गिवन है, प्राइम फैक्टर दिए उसके, वाई के प्राइम फैक्टर दिए, HCF और एलसीएम पहले निकालो, फिर लास्ट में ना इन दोनों को माइनस भी करना था, तो यहाँ पे माइनस भी करना था। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, एक्स आपको गिवन है, वाई आपको गिवन है, HCF अगर एक्स वाई का निकालना है, एक्स वाई का, तो हमारा ये HCF में ना हम कम पावर लेते हैं, लीस्ट पावर लेते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर होंगे उनकी कम पावर लेंगे। तो एक पावर है, यहाँ ए की 3 पावर, तो कम पावर लो, 1 ए की 1 और 3 है, 1 पावर लोगे। ऐसे बी की 3 और बी की 1 है तो बी की कम पावर कितनी है, 1। तो HCF में हम हमेशा कम पावर लेते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी जो कम पावर होती है वो लेते हैं। तो ए की पावर 1 है कम, और बी में यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो बी की 1 पावर है। एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ए में मैक्सिमम कितनी है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम 3 है, और ऐसे बी में मैक्सिमम 3 है कि 1 है, मैक्सिमम 3 है, तो ये एलसीएम आ गया, ये HCF आ गया। अब आपको लास्ट में HCF और एलसीएम को माइनस भी करना है, तो HCF मेरा AB आया और एलसीएम मेरा A³ आया। अब आपको थोड़ा इसको कॉमन लेना है, तो AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी है, तो AB मैंने कॉमन लिया, तो इसमें से तो कुछ नहीं बचा क्योंकि पूरा AB बाहर है तो 1 बचा, एंड इसमें से A भी बाहर है तो A 2 बार बचेगा और B भी 2 बार बचेगा। अब ये कुछ आइडेंटिटी बन रही है, दिख रहा होगा आपको, 1 - AB, अगर मैं ये स्क्वायर को इकट्ठा लगा दूँ तो ये A² - B² की आइडेंटिटी बन रही है। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी, एक बार प्लस एक बार A - B, ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए थी। तो A क्या है 1 में प्लस करो, B क्या है, B आपका A² B² नहीं है, स्क्वायर को अलग करो, ये है AB, तो 1 पे स्क्वायर लगा सकते हो आप। 1 A है आपका और B आपका AB है, तो एक बार प्लस 1 - AB, तो ये ऑप्शन आपका ना ऑप्शन डी में था। तो ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने ठीक किया है, बिल्कुल ठीक है, उनका आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना था, देन चेक करना था ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये वैसे तो आप खोल सकते थे A+B का होल स्क्वायर, फिर इसको A - B का होल स्क्वायर, बट मैंने क्या किया, पूरे को A मान लिया, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो आप किसी भी तरीके से इसे एक्सपेंड कर सकते थे, तो मैंने तो इस तरीके से कर दिया, इस पूरे को A माना, A² माइनस इसको B माना, इस पे स्क्वायर, तो ये A² - B² की आइडेंटिटी बन गई, एक बार A+B, एक बार A - B। अब A तो मैंने इसको माना है, तो A क्या है 1 + √3, A तो अंदर वाला होता है ना 1 + √3, और B क्या है ये क्या है 1 - √3 और प्लस, फिर ऐसी A क्या है 1 + √3 और फिर माइनस का साइन लगेगा। अब ये B है ना, B पे बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करो, ये 1 माइनस का और ये माइनस प्लस का हो गया। तो आप चाहो तो इसको A+B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर से भी खोल सकते हो। तो मैंने खोल के इसको देखो एक सॉल्व कर दिया, √3 प्लस का और माइनस का कट गया, तो ये 1 और 1 2, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। अब इसमें 1 और -1 कट गया, √3 प्लस करोगे तो 2√3, और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2 = 4, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रूट से नहीं होगा, 2 × 2 = 4 √3। अब 4√3 में एक रियल है और एक रैशनल और एक इरेशनल। जब भी मल्टीप्लाई में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, तो वो इरेशनल होते हैं, और क्योंकि प्लस में आया है तो प्लस का इरेशनल है, तो पॉजिटिव इरेशनल नंबर आ रहा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन सी किस किस ने कमेंट किया है, इरेशनल तो है, पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव इरेशनल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ ए निकालनी थी और आपको
बोला था ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। तो जब भी इक्वल रूट होते हैं या पॉजिटिव, इक्वल एंड पॉजिटिव, तो इक्वल रूट की कंडीशन आपको लगानी थी। इक्वल रूट कोई भी क्वाड्रेटिक में अगर इक्वल रूट है तो उसमें क्या होता है, इक्वल रूट की कंडीशन जो होती है डी जो होता है 0 होता है। अब डी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब भी इक्वल रूट की कंडीशन आए तो ये लगाना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें से बी ए सी आपको इसमें से देख के निकालने थे, तो इसको कंपेयर कर लो इसके जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए मेरा ए ही है। बी मेरा देखो एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ यहाँ कुछ नहीं है, यानी आगे 1 है, तो बी 1 है। सी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, ए है, तो सी आपका ए है। ठीक है, ऐसे करके इससे कंपेयर करके इसके ए बी सी निकालने थे और फिर यहाँ रखने थे। बी कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर -4 ए हमारा ए ही है, और सी भी देखो ए ही है। तो ये सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 4a स्क्वायर को तो यहीं रखो, ये प्लस का 1 वहाँ जाके -1 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, ए स्क्वायर निकालना है तो मल्टीप्लाई 4 है, डिवाइड में आ जाएगा। और फिर आप वो स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाता है ना। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। आंसर वैसे स्क्वायर रूट का प्लस माइनस दोनों में आता है, ये याद रखना। आंसर स्क्वायर रूट का प्लस माइनस दोनों में आना चाहिए था, बट क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव बोल दिया था इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब हाफ, प्लस माइनस दोनों नहीं लेना, सिर्फ हाफ लेना है क्योंकि पॉजिटिव भी बोला है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया उनका बिल्कुल ठीक है आंसर, कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर देना ताकि कंप्लीट सोल्यूशन और अदर कोड्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये मैंने इतनी बार सिखा रखा था, ट्रिक भी सिखा रखी थी। प्लेलिस्ट को जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ज़रूर देख लेना, मैंने सारे ट्रिक सिखा रखे हैं 10th क्लास के 12th क्लास के, तो आप ट्रिक से कर सकते थे इसको। एक्स एक्सिस का इस पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस के लिए मैंने ट्रिक बता रखी थी। जब भी आपको डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालना हो ना तो आप वाई कोऑर्डिनेट, वाई वाला पॉइंट लिया करो, और वो भी प्लस में लिया करो। तो एक्स एक्सिस से अगर निकालना है तो वाई प्लस में, और अगर वाई एक्सिस से निकालना होता है तो एक्स लेना चाहिए। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस से निकालना है तो एक्स एक्सिस में मेरा ये पॉइंट में ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो मुझे एक्स एक्सिस से अगर निकालना है तो वाई वाला पॉइंट लेना, और वो भी प्लस में। तो वाई वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट लेना है। एक्स एक्सिस है तो वाई वाला लेना पड़ेगा। अब ये -1 है बट मुझे प्लस में ही लेना है, तो प्लस का 1 आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ऑप्शन ए इसका आंसर है। या फिर सिंपल आप एक्स एक्सिस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा दो, रूट वाई स्क्वायर। ठीक है, तो रूट वाई स्क्वायर का मतलब वाई तो प्लस में ही आ जाएगा ना रूट से। तो एक्स एक्सिस से निकालना है तो वाई प्लस का लेना होता है, और वाई एक्सिस से निकालना है तो एक्स प्लस का लेना होता है। अभी फिलहाल तो वाई लेना था, तो 1 आंसर है इसका, ए ऑप्शन इसका 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए बैग 10 मोर देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। मतलब ब्लैक बॉल से 10 ज़्यादा है रेड बॉल, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, आपको टोटल बॉल्स निकालनी थी बैग में। तो यहाँ पे रेड 10 ज़्यादा है तो ब्लैक को x मानो, तो रेड कितनी हो गई, x से 10 ज़्यादा है ना, x + 10 हो गई। अब रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेगी, नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल बॉल। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, x + 10, और टोटल बॉल यानी इन दोनों को जोड़ दो, तो x में ये जोड़ दो, तो x + 10 है ना, इन दोनों को जोड़ के। और रेड की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी 3/5। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना था। ये 3 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में, तो 3 2 से होगा, फिर 10 से होगा, 3 2 जा 6x एंड 3 10 जा 30, फिर 5 भी इन दोनों से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। 5 पहले x से होगा 5x, और 5 फिर 10 से होगा 50। अब x एक तरफ कर दो, ये 5x प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये 30 प्लस का ये नंबर यहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो गया। 50 में से 30 माइनस करो 20, जो बड़ा है उसका साइन ये प्लस है तो प्लस का साइन, ऐसे प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5x गए 1x, और प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का। अब x आ गया 20, आपको x नहीं निकालना, आपको टोटल बॉल्स निकालनी है। टोटल बॉल्स तो ये थी ना, x + 10, तो 2x + 10, तो 2x, x कितना आया 20, 2x आपस में मल्टीप्लाई में, तो 2 × 20 + 10, 22 जा 40, 10 50 आंसर है ऑप्शन ए। तो टोटल बॉल 50 है, तो 50 ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ पी निकालनी थी। ये आपको 2 इक्वेशन दिए, एक ये और एक ये, और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन थी। तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन में आपको पता है ना क्या करते हैं, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन में a1/a2 b1/b2 c1/c2 होता है। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, a1/a2 ठीक है, x वाले कॉफिशिएंट ले लो, x वाले कॉफिशिएंट क्या है, p और 12,
p/12। वाई वाले कोफिशिएंट ले लो 3 और p, एंड ये कांस्टेंट एक तरफ होने चाहिए दोनों, तो ये दोनों एक की तरफ थे तो ये दोनों ले लिया हमने, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ एक साइड को सॉल्व करके छोड़ देंगे आंसर, तो गलत आ जाएगा। देखो इसमें ना दोनों तरफ से करना था आपको, इधर से भी करना था और इधर से भी करना था। तो पहले इसको करो, तो p/12 को अगर 3/p के रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p को p से किया p² एंड 12 को 3 से किया, 12 3 जा 36, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, है ना, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। अब रूट का मतलब प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टिक करके आ जाओगे इसी को सॉल्व करके, बट यहाँ पे देखो यहाँ भी तो b है ना, तो यहाँ से भी सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आंसर नहीं था, आंसर कई बार बच्चे ये कर गए होंगे, गलत हो गया, क्योंकि इधर से भी करना है और p यहाँ भी है क्योंकि, तो इधर से भी सॉल्व करो, क्योंकि p तीनों में था तो आपको इधर से भी सॉल्व करना था, इधर से भी सॉल्व करना था। अब इधर से सॉल्व करो, मैंने ये इसके इक्वल करा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 × p 3p, एंड p को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, p को पहले p से किया p का स्क्वायर, एंड p को फिर 3 से करो 3p माइनस का, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये p², ये 3p को भी यहाँ भेज दो, तो ये प्लस 3p है, तो इधर ये तो अपनी जगह पे है तो इनके साइन तो नहीं बदलेंगे, ये यहाँ जाएगा तो ये प्लस का जगह माइनस का हो गया, एंड इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब p², अब ये 3p जुड़ गए, 6p हो गए, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का। अब p कॉमन निकाल लो, p बाहर आ गया, इसमें से अंदर एक p बचा और इसमें से p बाहर है तो 6 बचा, है ना। अब दो फैक्टर आ गए, एक बार p ये वाला 0 के बराबर है और एक बार p - 6 भी 0 के बराबर है, तो p 6 भी आएगा और 0 भी आएगा, है ना। अब इन दोनों सोल्यूशंस का ना जो कॉमन सोल्यूशन है वो निकालना था आपको। तो यहाँ तो प्लस माइनस 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आंसर 6 भी आ रहा है और -6 भी आ रहा है, और इधर आंसर एक 0 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। दोनों में क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है, 6 ही तो दोनों में कॉमन आया है, तो आंसर 6 है सिर्फ प्लस का, तो ओनली 6 आना चाहिए था, दोनों 6 नहीं आएंगे। तो इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा ना वो निकालना था, तो 6 ओनली वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ओनली बी किसने करा था, ओनली 6, बी ऑप्शन ये सही था। कमेंट करना किस किसने लिखा था, किसने ये लिखा इनका गलत है, क्योंकि दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा वो आंसर है, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखो, 16 क्वेश्चन में आपको 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और आपको बोला एंगल सी निकालो। अब मेरे को नहीं पता एंगल सी इसके किस वाले एंगल के इक्वल है, तो हमें इधर के एंगल दिए बट इधर का तो कोई भी एंगल नहीं दिया। हाँ, इधर की तीनों साइड और इधर की भी तीनों साइड दिए, तो हम देखेंगे कि कहाँ से ना इक्वल रेशियो आ रहे हैं साइड्स के। तो देखो अगर मैं इसको इसके साथ लिखती हूँ तो 38/76 डेसिमल हट गया तो 1/2 देगा। ऐसे ही यहाँ से इसको रेशो में लोगे तो ये भी 1/2 देगा, और यहाँ से इसको रेशो में लोगे तो ये भी 1/2 देगा। तो मतलब मुझे ऐसी साइड अरेंज करनी है कि जिनके रेशो बराबर हो जाए, ताकि एंगल सिमिलर हो जाए। तो हमने क्या करा, हमें दिख रहा था कि 38 का 76 के साथ रेशो बराबर आ जाएगा, ऐसे ही 6 का 12 के साथ, और 3√3 का 6√3 के साथ। इन सब का रेशो हाफ 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 आ रहा है, यानी कि ये वाली साइड बन रही थी। ए बी के साथ तो QR बन रहा है, ए बी के साथ QR, और BC के साथ आपका PQ बन रहा है, और तीसरा AC के साथ आपका PR बन रहा है ना, ये रेशो बन रहे हैं। तो मैंने क्या करा, कट लगा दिया कि AB के साथ तो QR है, तो AB ये है और इसकी QR इस साइड थी, तो एक कट यहाँ लगाया, एक कट यहाँ लगाया। फिर AC PR, AC कहाँ, ये रहा AC और PR, ये तो यहाँ ट्रिपल कट लगा दिए, और BC PQ इसके बराबर तो यहाँ डबल कट लगा दिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको ट्राइंगल का नाम लिखने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे 1 से 2 पे रोटेट, 1 कट से 2 कट पे रोटेट करो ABC, तो इसको भी 1 कट से 2 पे रोटेट करो RQP। इसको अगर 1 कट से 2 पे रोटेट करके नाम लिखा है ABC, तो इसको भी 1 कट से डबल कट पे रोटेट करो RQP। इससे अब हमें पता है ये तीनों रेशो बराबर है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर है साइड से। और कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरे को C निकालना है, इसका थर्ड वर्टेक्स निकालना है, तो इसका भी थर्ड लो, नाम सही लिखोगे तभी एंगल सही आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो इसलिए ये करना जरूरी है कि ये साइड का रेशो इसके साथ बन रहा था, तो ये सिंगल कट, फिर ये डबल कट, ये ट्रिपल कट, फिर इसको ऐसे रोटेट किया 1 से 2 पे, तो इसको भी 1 से 2 पे रोटेट करो RQP। तो नाम सही आएंगे तभी वर्टेक्स भी, ये एंगल सही आएंगे। एंगल C के थर्ड है ना लास्ट वाला, तो इसका भी थर्ड लो, तो एंगल C P के इक्वल है। अब आपको तो P नहीं दिया, बट आप P निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, तो P + Q + R 180। तो ये Q और R दिए हुए थे, P निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके माइनस करा तो 40 आ गया, यानी कि एंगल P 40 है, तो एंगल C भी 40 होगा।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे करा है उनका बिल्कुल ठीक है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखो, सेक के बराबर 2 कॉस ए और आपको ए की वैल्यू निकालनी थी। वैसे तो आप ये ट्रायल एंड एरर मेथड लगा के ना सेक 0 ए की जगह 0 रखो और फिर 2 कॉस 0 और फिर चेक कर लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको ये वाला तरीका भी आता ही होगा। आपको पता है सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो सेक को मैंने 1/cos लिख दिया, सेक की जगह 1/cos और इसको ऐसे ही रहने दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 × 1 तो 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। अब cos स्क्वायर ए का 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, फिर स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। अब 1 पे रूट तो 1 होता है और 2 पे रूट तो स्क्वायर रूट 2। अब cos ए 1/√2 कब होता है 1/√2। अगर यहाँ cos है तो इसे भी cos में बदल दो, cos 45 पे ये इतना होता है तो ए आपका 45 आ जाएगा। या फिर आप ट्रायल एरर मेथड से सारे वैल्यूज़ रख के लेफ्ट एंड राइट को देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ए मेरा 45 डिग्री है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। sin 20 sin 70 से बड़ा है। तो आपको पता होगा कि साइन जो होता है ना, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना तो वो इंक्रीज़ होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा sin 0 जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, sin 0 0 होता है और sin 90 जाते जाते वो 1 हो जाता है यानी, और बीच में हाफ होता है, √3/2 होता है, फिर 1/√2 भी होता है ना। तो ये सारी वैल्यू ये बढ़ रही है, तो साइन थीटा बढ़ रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, जबकि कॉस थीटा उल्टा होता है। वो ना जब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, थीटा बढ़ता है तो वो डिक्रीज़ होता है, और टेन थीटा भी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा इंक्रीज़ होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और एक ऐसा थीटा भी आता है जहाँ पे साइन और कॉस बराबर भी हो सकता है, वो 45 डिग्री का एंगल होता है जहाँ पे ये दोनों बराबर भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ sin 20 कम एंगल है और ये 70 ज़्यादा है, तो ज़्यादा एंगल पे तो मैंने अभी बोला ना एंगल बढ़ने से ये इंक्रीज़ करेगा। तो ये एंगल बढ़ा है तो ये ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये कम का साइन लगा रहे हैं, ये इस पे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो ये गलत है। ट्रू पूछी है। sin 20 और cos 20 में देखो sin 30 की वैल्यू आपको पता है ना हाफ होती। देखो साइन ना पहले बढ़ता है फिर cos घटता है और एक टाइम पे आके इस एंगल पे ये 45 हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 45 से पहले एंगल की बात करूँ मैं, अगर लेस एंगल 45 से लेस है ना थीटा अगर, तो साइन थीटा बड़ा होगा तब तक, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग है कॉस थीटा से। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट पकड़ के रहना, अगर थीटा 45 से छोटा है तो साइन थीटा बड़ा होगा, कॉस थीटा छोटा होगा। और अगर थीटा 45 से बड़ा चला गया तो साइन थीटा उस टाइम पे कम हो जाएगा और कॉस थीटा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशंस भी होती है। थीटा 45 पे दोनों बराबर होते हैं, थीटा लेस देन 45 तो साइन बड़ा है कॉस छोटा है। जैसे साइन 30 पे हाफ होता है, कॉस, एक मिनट उल्टा लिख दिया ना, साइन 30 पे हाफ होता है और कॉस 60 पे, हाँ यहाँ पे देखो थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा छोटा, कॉस साइन थीटा छोटा होगा, कॉस थीटा बड़ा होगा। और जब थीटा 45 से ज़्यादा चला जाए, जैसे साइन 60 है तो साइन 60 हाफ होता है, सॉरी √3/2 होता है और कॉस थीटा कम हो जाता है। ये उल्टा लिख दिया ऐसा। ठीक है, अगर थीटा लेस है तो साइन थीटा छोटा होगा कॉस थीटा से, और अगर 45 से बड़ा एंगल है तो साइन थीटा बड़ा हो जाएगा, कॉस थीटा छोटा हो जाएगा। ये कंडीशन होती है, दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 45 से छोटा है ना, 45 से छोटे में साइन थीटा छोटा होना चाहिए था, ये बड़े का साइन लगा रहा है, तो ये भी गलत है। cos 20 cos 70 ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि cos डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब एंगल बड़ा होगा छोटा होगा तो वो ज़्यादा होगा, और एंगल बड़ा हो जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी 10 में उल्टा ही लिख दिया इन्होंने, 20 पे छोटा एंगल है, 70 पे बड़ा है, तो 10 भी तो इंक्रीजिंग है, 70 पे बड़ा होना चाहिए था। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, सी वाला। कॉस एंगल कम है तो ज़्यादा वैल्यू देगा और ज़्यादा पे कम, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बाकी साइन और कॉस का केस मैंने बता दिया। अगर थीटा 45 है तो दोनों बराबर, अगर थीटा लेस देन 45 है तो साइन थीटा छोटा होगा, और थीटा ग्रेटर देन 45 है तो साइन थीटा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये साइन और कॉस के केस में, तो साइन और कॉस का केस यहाँ बन रहा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन छोटा एंगल है ना 45 वाला कम, तो ये साइन कम होना चाहिए था, यहाँ ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। ये सी वाला ठीक है, क्योंकि कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो छोटा एंगल है वो बड़ा वैल्यू देगा और बड़ा एंगल छोटी वैल्यू देगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। ट्रू वाला चेक करना था, तो ट्रू वाला ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एजर्शन रीजंस। तो एजर्शन था टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपने टेंजेंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर ये डायमीटर पे दो टेंजेंट बनाते हो तो वो एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। बिल्कुल ठीक है एजर्शन, क्योंकि ये एंगल 90 होगा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, और ये भी 90 होगा, तो ये अल्टरनेट बराबर है, इसलिए लाइन पैरेलल होती है। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये भी थ्योरम थी आपकी, एक पॉइंट बाहर से अगर दो टेंजेंट बनती है तो वो दोनों इक्वल होती है। यस, ये भी ठीक है, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक पॉइंट से, जबकि ये दो पॉइंट से दो अलग अलग थी ना, तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं, जस्ट दोनों करेक्ट है। तो सिर्फ दोनों करेक्ट है, एजर्शन रीज़न सिर्फ ट्रू है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑप्शन बी 19 का आंसर है। किस किस बच्चे ने टिक किया है कमेंट करना। नेक्स्ट देखो, यूनिट डिजिट ऑफ 3n कैनॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यूनिट डिजिट 3n का, अगर 3 की कोई भी पावर खोलोगे, 3 की पावर n तक खोलोगे, तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा ना वो कभी इवन नंबर नहीं आएगा। ये करके देख लो, 3 की पावर n है, अब इसकी पावर मैं अलग अलग लेके देखती हूँ। 3 की पावर 1 ली तो 3 आया, 3 की पावर 2 ली यानी 3 की पावर 2 का अंदर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 3 लो, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑड ही तो आ रहे हैं, लास्ट में सब ऑड आ रहे हैं, तो यूनिट डिजिट इसका ऑड आ रहा है। इनका ये, इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका 9 है, इसका 7 है, तो यूनिट डिजिट ऑड आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो इन्होंने यही कहा था कि जो इसका यूनिट डिजिट कभी इवन नहीं आएगा, कैन नॉट बी एन इवन। यस, क्योंकि ऑड ही आ रहा है ना हर बार इसका यूनिट डिजिट, कोई भी पावर खोल लो। तो यस, एजर्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बोला कैन नॉट, नहीं हो सकता इवन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रीजन बोला 2 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कोई भी नेचुरल नंबर n तक अगर आप 3 की पावर खोलोगे तो वो 2, उसमें कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आएगा। ये हमने करके देखा ना, 3 की पावर 1 खोली 3 आया, कोई 2 प्राइम फैक्टर इसका आया नहीं। 3 की स्क्वायर 9 आया, 9 की प्राइम फैक्टर तो 3 इंटू 3, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं आएगा इसके प्राइम फैक्टर में। तो यस, बिल्कुल ठीक है कि 3n में 2 प्राइम फैक्टर आ ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल रीज़न ठीक है। और एक्चुअल में ये 2 प्राइम फैक्टर नहीं दे रहा, इसलिए तो ये इवन नहीं आ रहा। यही तो इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि वाई ये इवन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 2 इसके प्राइम फैक्टर पे है ही नहीं रहा। 3 की कोई भी पावर खोल लो, उस पर 2 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो यानी ये ठीक भी, और ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये 2 प्राइम फैक्टर नहीं दे रहा, इसलिए ये इवन नहीं है। तो यानी ये दोनों ठीक भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। जब रीज़न एजर्शन ट्रू भी हो और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू हो तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। आई होप सबका आंसर 20 का ए आया होगा, 19 का बी आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो अगर आप इसके कंप्लीट सोल्यूशंस चाहते हो तो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ये सेक्शन बी को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, एंड सेक्शन सी को भी। तो सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे कराए हुए आए, प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th क्लास की, डिटेल सोल्यूशन कंसेप्ट समझाए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कराए हुए थे मैंने। सेक्शन डी भी इजी आया हुआ है। कमेंट करना कैसा था, इजी था, हार्ड था। एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये आपका सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड इसका सोल्यूशन जो नेक्स्ट पार्ट बनेगा उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।